मिडिल ईस्ट में हालात फिर तनावपूर्ण होने लगे हैं। लगातार बयानबाजियों ने सीज फायर को फिर से आग लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का मजाक उड़ाया है, वहीं ईरान ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है और हिजबुल्लाह ने सीज फायर को अस्वीकार कर दिया है। आखिर ये टकराव अब किस दिशा में बढ़ रहा है और अब ये कितना बड़ा नुकसान करने जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। और आंखें बंद कीजिए आप और जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां सांस लेने को न साफ हवा बची हो, न छांव देने के लिए एक पेड़ हो, पानी ऐसा कि पीने में डर लगे, है ना भयावह। लेकिन यही अब धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। 5 जून आते ही पर्यावरण संरक्षण की याद आने लगती है हम सबको, तो एक पेड़ लगा देते हैं। क्या इतना काफ़ी होगा? ये पोस्टर, स्लोगन और नारों की हकीकत से कितना वास्ता है आज के प्रकृति और पर्यावरण का, आज आपको बताएंगे इस। और कहावत है, घर की आग अगर समय पर न बुझाई जाए तो उसकी चिंगारी दूर तक असर छोड़ जाती है। कर्नाटक में नाटक कम नहीं हो रहे। सीएम तो बदल दिए गए, लेकिन नए सीएम के साथ नई पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन स्टोरी अभी आगे बढ़ ही रही थी कि कुछ किरदारों में नाराजगी नजर आने लगी। विभागों का बंटवारा हुआ और अब कांग्रेस के अंदर ही असंतोष की आवाजें हैं। इस्तीफा तक हो गया। पूरी इनसाइड स्टोरी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। कभी मिसाइलें खामोश दिखती हैं तो कभी युद्ध की आग फिर भड़क उठती है। जंग का मैदान वैसे ही सजा हुआ है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट की तरफ धकेल सकता है। अमेरिका, ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ता तनाव अब सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा। ताजा घटनाक्रम में हिजबुल्लाह ने अमेरिका समर्थित इजराइल लेबनान युद्ध विराम समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे क्षेत्र में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि प्रस्तावित समझौता उसकी शर्तों के खिलाफ है और तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक इजराइल अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से पूरी तरह से नहीं हटता। संगठन ने साफ कर दिया कि अपने प्रतिरोध को वो जारी रखेगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इस पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के रुख की आलोचना की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हितों को या सैनिकों को नुकसान पहुंचा तो हालात फिर से युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दे दिया कि शांति वार्ता भी कमजोर पड़ जाएगी और संघर्ष दोबारा भड़क सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त संदेश दे दिया है। तेहरान का कहना है कि किसी भी नए हमले या दबाव का जवाब वैसे ही दिया जाएगा। ईरान नेतृत्व की चेतावनी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसे विरोधी लंबे समय तक याद रखेंगे। यानी ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी गई है। संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तेल बाजार इससे पूरी तरह से प्रभावित है। मध्य पूर्व की बात करें तो बढ़ती अनिश्चितता के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार भी चिंता बढ़ाने लगा है और निवेशक हालात पर लगातार अपनी नज़र भी बनाए हुए हैं। इसी बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में झड़पें भी जारी हैं। लेबनान में हवाई हमलों का और सीमा क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। युद्ध विराम की बात करें तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दोनों पक्ष के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष अब केवल ईरान इजराइल के बीच का मामला नहीं रह गया। इसमें अमेरिका, लेबनान और कई क्षेत्रीय शक्तियां भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। यही वजह है कि हर नया घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर ध्यान खींच रहा है। कहावत है, आग छोटी हो अगर समय पर न बुझाई जाए तो जंगल तक को अपनी चपेट में ले लेती है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की यही स्थिति है। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। युद्ध विराम की कोशिशें तो हैं, लेकिन हालात नाजुक बने हुए हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इसी बात पर है कि कूटनीति बाजी मारती है या फिर बंदूकें और मिसाइलें एक बार फिर ध्यान खींचेंगी लोगों का और संघर्ष फिर एक बार देखने को मिलेगा, जबकि पूरी दुनिया में इसकी गूंज महसूस की जा रही है। और बिना फोटो खिंचाए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा पूरा नहीं होता। हरे कपड़े पहनकर हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं,
फोटो खिंचाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। कई बार भाषण होते हैं, पोस्टर बनते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं। इन सब की तैयारी कई दिनों से चल रही होती है, लेकिन देखा जाए तो प्रकृति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर, विकास के नाम पर जितने पेड़ काटे जाते हैं, क्या उतना विकास होता है? क्या उतने पेड़ बचाए लगाए जाते हैं? हमारे आसपास पेड़ों की कटाई जिस तरह से हम देख रहे हैं, हरियाली लगातार कम हो रही है और ये संकेत है कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो मानव जीवन के लिए तो बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2015 से लेकर 2020 के बीच भारत में लगभग 7 लाख हेक्टेयर जंगल कम हो गया। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो हर साल करोड़ों पेड़ धरती से गायब हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। कहा जाता है एक पेड़ 100 जीवन देता है, लेकिन आज वही पेड़ विकास की सबसे पहली कुर्बानी बनता जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी इलाका है, संवेदनशील राज्य है। यहाँ विकास परियोजनाओं के नाम पर 80,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की खबरें सामने आई। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, शहर फैल रहे हैं, इमारतें ऊंची हो रही हैं, लेकिन हरियाली खत्म हो रही है। यानी जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। शहरों में गर्मी लगातार बढ़ रही है, लू चल रही है, पानी की कमी हो रही है, हवा में प्रदूषण है, सांस लेना दूभर है। और विशेषज्ञ मानते हैं कि पेड़ों की कमी सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि सीधे हमारे स्वास्थ्य पर अटैक करती है। बारिश के पैटर्न बदल गए हैं, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगह हालात ऐसे हैं, लगता है जैसे प्रकृति धीरे धीरे खुद दम तोड़ रही है और हम सिर्फ तमाशबीन बने होकर तमाशा देख रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि पर्यावरण ने अपना रौद्र रूप भी दिखाया। उत्तराखंड का जलजला कितना भयावह था, चाहे वो 62 की बात हो या फिर 2013 की। अब अल नीनो का भी खतरा है। एनवायरनमेंट हमें संकेत देता है पर हम उसे अनदेखा करते जाते हैं। आज अल नीनो सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ा हुआ है। प्रकृति का रौद्र रूप या रुष्ट रूप, ये कहे, दोनों हमें देखने को मिलेगा। समाज में पर्यावरण बचाने की कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रयास सारे असफल हो रहे हैं। सरकारें प्रयास कर रही हैं, संगठन प्रयास कर रहे हैं, कई लोग मिलकर संगठन बना चुके हैं, करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने पनपते हैं, कितने बच पाते हैं? हर साल बड़े बड़े वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, वो भी लगता है सिर्फ दिखावटी है। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़े बड़े पेड़ों की बलि दे दी जाती है। सच तो ये है कि पौधा लगाना आसान है, पेड़ बनाना मुश्किल है। ऐसा न हो साफ हवा और हरियाली सिर्फ हमारी यादें बनकर रह जाएं। आज नहीं जागे तो कल आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां नई सरकार बनी है और नई सरकार बनते ही असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी बदली तो मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी बदल गई। बंटवारा हुआ तो नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। दरअसल डीके शिव कुमार की नई कैबिनेट को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी नाराजगी की वजह जो सामने आई वो कुछ ऐसी ही है कि रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग चाहते थे, लेकिन ये विभाग कृष्णा बैरे गौंडा को दे दिया गया, जबकि रेड्डी को जल संसाधन यानी सिंचाई मंत्रालय सौंपा गया। इसी फैसले से नाराज होकर उन्होंने मंत्री पद छोड़ने का फैसला किया। इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि उनका किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनके आत्मसम्मान को ठेस जरूर पहुंची है। उन्हें जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। रेड्डी ने बताया जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग देने की बात हुई थी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। बाद में डीके शिव कुमार ने स्वयं उनके घर जाकर ये भरोसा दिलाया कि ये डिपार्टमेंट उनके पास आएगा। वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये विभाग उन्हें भी नहीं दिया गया। लेकिन अब उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं और इतना अधिकार तो रखता हूं। मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी से नहीं दिया। मैं विधायक बना रहूंगा, पार्टी के लिए बाहर से काम करता रहूंगा। उधर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पूरी बात को समझा, माहौल को समझा और मामले को ज़्यादा गंभीरता से मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा रामलिंगा रेड्डी हमारे पुराने साथी हैं, करीबी मित्र हैं और कांग्रेस के बड़े लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं। बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। तो शिव कुमार ने भरोसा जताया कि सब कुछ जल्दी ही सामान्य हो जाएगा। अब वो कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेंगे, लेकिन मामला सिर्फ रामलिंगा रेड्डी तक होता तो ठीक था। ये यहीं तक सीमित नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KH मुनियप्पा ने भी अपने विभाग में बदलाव की मांग कर दी है। फिलहाल उन्हें
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है, लेकिन समाज कल्याण, कृषि और सिंचाई जैसे विभाग वो चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मांग पार्टी के नेतृत्व के सामने रखी थी और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर अब विपक्ष हमलावर हो रहा है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद और विभागों को लेकर यहां खींचतान साफ दिखाई दे रही है। आरोप भी लगाया कि प्रभावशाली मंत्रालयों के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अशोक ने यह भी सवाल उठाया कि डीके शिव कुमार की 13 सदस्यीय कैबिनेट में किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर डीके शिव कुमार सरकार के गठन के कुछ ही दिनों के भीतर असंतोष खुलकर अब सामने आ गया है। कांग्रेस नेतृत्व इस नाराजगी को अब कैसे संभालेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कर्नाटक के नाटक खत्म नहीं हो रहे। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।